जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पीडब्ल्यू ज्ञान कोश चैनल। मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जाते जाते जो नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली साहब, उन्होंने प्रोटेस्ट का और उनकी हार का और उनको भगाने का पूरा ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने दुख की बात है कि वो अपने देश की वास्तविक जो गड़बड़ियां थी उसे वो नहीं समझ पाए। कहने का मतलब ये है कि जैन जी का जो पूरा प्रोटेस्ट था, आखिरकार वो था किसके अगेंस्ट में? वो कभी भी भारत के अगेंस्ट में नहीं था, बल्कि वहां पर अब जो विजुअल सरफेस हो रहे हैं उसमें मोदी और योगी की ही डिमांड की जा रही है। क्यों? क्योंकि जैन जी का जो प्रोटेस्ट था वो करप्शन के अगेंस्ट था। पहली चीज, नेपोटिज्म के अगेंस्ट में था। दूसरी चीज, और जो अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर था उससे रिलेटेड था। इसी बीच जो ऐशो आराम के साथ नेपाल का जो पूरा सिस्टम जी रहा था उसके अगेंस्ट में था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैन जी को बस एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। मतलब आग में घी डालने का काम अगर किसी ने किया है तो वो खुद के पी शर्मा ओली की गवर्नमेंट ने किया है, जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसके माध्यम से जैन जी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहा था और इस करंट गवर्नमेंट को एक्सपोज करने का काम कर रहा था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पर फिर भी के पी शर्मा ओली जाते जाते पूरा का पूरा ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ दिया और बोल दिया कि ये षड्यंत्र पूरा का पूरा जिसने रचा है उसका नाम है भारत, और न्यू दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उन्होंने। अब इंटरेस्टिंगली जो अपडेट्स आ रहे हैं हमारे पास रिसेंट में, उसमें सुशीला कार्की जी जल्द ही नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है। और अगर ऐसा हो जाता है तो याद रखिएगा, जैसे कि सुशीला कार्की जी नेपाल की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस थी, वैसे ही फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है। वैसे तो इंटरिम है, लेकिन अपने आप में ये एक इतिहास होगा नेपाल के लिए। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, लेकिन आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि ऑलरेडी इसका प्रोडिक्शन भारत के एक एक्स रॉ एजेंट लकी बिष्ट जी ने कर दिया था। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पूरा आर्टिकल समझते उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि कल हिंदी दिवस है। 13 सितंबर को शाम 7 बजे पीडब्ल्यू ऑन दी आई एस हिंदी मीडियम के चैनल में लाइव आना मत जोड़िएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो एक बार हमारा कमेंट बॉक्स पे जो पिन कमेंट रहेगा उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है जब से नेपाल का प्रोटेस्ट चालू हुआ है कि नेपाल विल फॉल, और ये बोला था रॉ एजेंट, जो फॉर्मर रॉ एजेंट है लकी बिष्ट जी ने। और ये जो इन्होंने क्लेम किया ना, ये ठीक इस प्रोटेस्ट के 1 महीना पहले क्लेम किया था कि जल्द ही नेपाल की सरकार गिरने वाली है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज अगर कोई दूसरा देश ये बोल रहा है कि भारत किसी के पीछे है, भारत भारत में जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, खुद वहां के प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट के पीछे भारत है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को अब हम भी बड़ा प्लेयर बोल सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर तो अभी फिलहाल हमारे खुद के रॉ एजेंट है, लेकिन आपने कई बार CIA के भी बयान सुने होंगे कि भारत अब अपने दुश्मन देशों में उन्हीं के दुश्मन देशों का नेटवर्क यूज करके अपने टारगेट को, मोस्ट वांटेड टारगेट को एलिमिनेट कर रहा है। पाकिस्तान में आपने अनजान गनमैन की कहानी तो जरूर सुनी होगी, आप उससे से अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का क्लेम आना और फिर सीरीज ऑफ इवेंट होना, जेंजी का प्रोटेस्ट होना, अपने आप में केपी शर्मा ओली की इन बातों को और ज्यादा गहरा देता है। तो आइए पूरा आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मर पीएम ओली स्टॉप्स short of blaming Delhi for downfall, but reminds he asserted Nepal's territorial claim against India's boundary. After a mass agitation by students of youth forced him to quit the office of the Prime Minister in Kathmandu, KP Sharma Oli has now stopped short of blaming New Delhi for his downfall, but reminded his people he had strongly put forward Nepal's claim on disputed areas claimed by India along the boundary between the two neighbors. मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो केपी शर्मा ओली ने सिर्फ इतना बोला है क्योंकि मैंने नेपाल का क्लेम, नेपाल की अखंडता को बनाए रखा, इसीलिए मुझे साजिश के तहत हटा दिया गया है। लेकिन उनको कौन समझाए कि जिस टेरिटोरियल क्लेम की वो बात कर रहे हैं वो वास्तव में भारत का ही एक क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो केपी शर्मा ओली का जब सेकंड टर्म चालू हुआ था, तो वैसे भी देखा जाए केपी शर्मा ओली के फर्स्ट टर्म से ही पता चल गया था कि भैया ये बंदा जो है ना, ये भारत के लिए नहीं बना है बल्कि चाइना को इंप्रेस करने में लगा है। और यहाँ पर हुआ वही 2019 में जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है 5 अगस्त 2019 को। तब पूरा अखंड भारत का, मतलब वर्तमान के अखंड भारत का नया नक्शा जारी होता है 2020 में। और होता वही है, जैसे ही नया नक्शा जारी होता है तो वहां पर भारत ने, जो भारत का क्षेत्र था
उसे उसने अपना दिखाया। लेकिन नेपाल ने एक चीज़ पॉइंट आउट कर ली। नेपाल ने बोला कि ये जो काला पानी जिसे भारत अपना क्षेत्र बता रहा है वो वास्तव में हमारा क्षेत्र है, और कारण यही है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन नई दिल्ली ने एज यूजुअल नेपाल के इस क्लेम को बिल्कुल ही बोगस बताया और कहा कि ये जो मैप है ये एक्यूरेटली है और ये डिपिक्ट करता है भारत की सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर नेपाल ने कुछ बोला है, नेपाल ने बस इतनी ही चीज़ नहीं बोली, वैसे मैं आपको बता दूं और दो मेजर क्लेम थे जो मैं आपको अभी आगे स्लाइड में बताऊंगा। उनका तो इतना भी कहना था कि प्रभु श्री राम का जन्म हमारी भूमि में हुआ है, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख पास हमारा क्षेत्र है। तो यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि केपी शर्मा ओली भी ट्रंप जैसे ही बातें कर रहे थे कुछ टाइम पहले। बस बात यह है कि जब गलवान क्लैश होता है और भारत और चाइना के बीच में बहुत बड़ी दूरी बन जाती है उस क्लैश के बाद, तो नेपाल को एक थोड़ा सा अवसर मिलता है। नेपाल इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का प्रयास करता है, लेकिन वही होता है कि गलवान क्लैश के बाद जैसे ही लिपुलेख पास को चालू किया जाता है तो यहाँ पर नेपाल थोड़ा अलग ढलक फिर से पड़ने लगता है। और बस बात वही होती है कि फ्रस्ट्रेशन का कारण उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनका जो अभी लेटर जो वायरल हो रहा है, स्पेशली जो उन्होंने जेन जी को भेजा, मैं आपको पहले तो वो रीड आउट कर देता हूँ, फिर मैं और कॉन्टेक्स्ट आपको समझाता हूँ। I am a little stubborn by nature. If it was not stubbornness, I would have lost long before I reached this far in the midst of this difficulty. Oli wrote in letter to Gen Z protester from Nepal Army Command and Staff College, where he has flown to after he resigned in the wake of the widespread outrage over the death of at least 22, जो अब 51 जा चुकी है। ऑफिशियल फिगर है, मैंने आपको बताया था कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि 300 प्लस इंजर्ड थे, एजिटेटिंग स्टूडेंट्स एंड यूथ इन पुलिस फायरिंग ऑन मंडे। अब देखिएगा यहाँ पर उनकी चिट्ठी में उन्होंने क्या बोला कि मैं तो जिद्दी हूँ और मैं नेचर वाइज देखा जाए तो बहुत जिद्दी हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टैंड पे खड़ा रहा इसलिए मुझे ये देश छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन मैंने जो काम किया वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल की अखंडता के लिए किया। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको मैं एक पिक्चर समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जब भारत क्लेम करता है, भारत बताता है, नया नक्शा जारी करता है, तो नेपाल उसमें कुछ तीन चीज़ें को पॉइंट आउट करता है। मैं आपको बता देता हूँ। एक है लिपुलेख, एक है काला पानी और एक है लिम्पियाधुरा। इन तीन टेरिटरीज को नेपाल हमेशा से अपना क्षेत्र मानता है। इतना कम था कि उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया कि लॉर्ड रामा हैड बीन बॉर्न इन नेपाल नॉट इन इंडिया, मतलब भगवान श्री राम का जन्म वास्तव में नेपाल में हुआ है बल्कि भारत में नहीं हुआ है, तो यहाँ तो इन्होंने इस स्टेटमेंट के बाद आग में घी डालने का काम कर दिया। वैसे तो भारत ने इसे सिरे से खारिज किया, लेकिन फिर भी ये जो तीन नए मुद्दे थे इसको लेकर उन्होंने लेटर तक लिख दिया यूनाइटेड नेशंस को, और इसमें उन्होंने चाइना का भी इंटरवेंशन चाहा। लेकिन होता वही है कि चाइना और भारत के बीच में गलवान क्लैश के बाद फिर से समझौता हो जाता है और यहाँ पर नेपाल जो रहता है वो थोड़ा अलग ढलक पड़ जाता है। इवन के पी ओली जी साहब ने एक और बेहतरीन काम किया। उन्होंने क्या किया, खुद का एक नया नक्शा भी जारी कर दिया था जिसमें लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का जो भारत का क्षेत्र था, स्पेशली इन द काला पानी रीजन, लिपुलेख पास एंड लिम्पियाधुरा, उसे उन्होंने खुद का बता दिया और बोल दिया। और कुछ इस तरीके से उन्होंने पास किया कि उनको अपना खुद का कंट्री का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसे तक उन्हें संशोधित करना पड़ा और उसे भेज दिया यूनाइटेड नेशंस। वैसे तो देखा जाए बाद में पूरा का पूरा सिरे से इस पूरे एजेंडा को, बल्कि अपन इसको एजेंडा ही बोल सकते हैं, इसे पूरे सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया था। पहले तो आपको मैं बता दूं कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, पास की बात कर रहे हैं, वो है लिपुलेख पास, और भारत ने यहाँ पर एक ऐसी रोड बनाने का काम किया जो नेपाल के बीच में टेंशन का काम कर दी। उनको ये लगने लगा कि इससे मेरी सोवरेनिटी को खतरा है। बल्कि देखा जाए तो लिपुलेख पास एक प्रकार से जितना भारत के हिस्से में है उतना नेपाल और चाइना में भी आता है। इसे अपने आप में अपन एक ट्राइलेटरल जंक्शन बोल सकते हैं, तिगड्डा बोल सकते हैं। लेकिन भारत के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम मानसरोवर यात्रा को कंडक्ट कराना चाहते थे पर्टिकुलर इन द ईयर 2020। मतलब हमारे लिए एक धार्मिक स्थल था और दूसरा इसका इंटेंशन था उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जनता को टूरिज्म के माध्यम से प्रॉफिट पहुंचाना, क्योंकि देखा जाए तो इनकी इकोनॉमी टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो मसला था के पी शर्मा ओली के लिए अब बहुत बड़ा बनते जा रहा था। और होता वही है कि पूरा का पूरा अभी भी देखिए कितनी दुखद बात है कि वो अपने देश की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। जो करप्शन थी, अनएम्प्लॉयमेंट था और नेपोटिज्म था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके पीछे साजिश करता भारत को बता दी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बता दूं कि सुशीला कार्की जी अगर इंटरिम पीएम बन जाती है, देन शी विल बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द नेपाल हिस्ट्री
टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इनका अपने भारत के साथ गहरा नाता है। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई करी है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करी है, और ये खुद एक्सेप्ट करती है कि भारत ने नेपाल की काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। मतलब आपको एक वो के पी शर्मा ओली मिलेंगे जिनका झुकाव चाइना की तरफ था, लेकिन अब जो वर्तमान में नेपाल की फर्स्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है, वो पहले से ही भारत के पक्ष में रहती है। और देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच में तो वैसे भी पुराने सिविलाइजेशनल टाइज है। जितना भारत का नेपाल है उतना नेपाल भारत का है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में भारत और नेपाल के बीच में कुछ तो सुखद होने वाला है। इसके अलावा अगर कार्की जी की बात की जाए तो याद रखिएगा, शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। 2016 से लेकर 2017 तक ये नेपाल की चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेन जी का एक भरोसा है वो इनके ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि देखा जाए तो इनके अलावा भी दो अन्य लोग थे जिनका नाम इस रेस में आगे था। एक थे कुलमान घिसिंग, जो एक इंजीनियर थे जिन्होंने नेपाल के पावर क्राइसिस को सॉल्व करने का काम किया, और दूसरे थे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जो एक रैपर है और पॉलिटिशियन है। देखा जाए तो इन दोनों ने बाद में सुशीला कार्की जी के नाम को एंडोर्स किया था। तो अब इंटरेस्टिंगली हमें देखना ये पड़ेगा कि अब भारत और नेपाल के बीच में कैसे रिश्ते सामान्य होते हैं, क्योंकि अब जो नई इंटरिम पीएम बनने वाली है वो जाहिर सी बात है भारत के साथ कुछ अच्छे रिलेशंस को बनाने में लगेंगी। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी से और ऐसे ही प्रकार के आपको जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए हो तो मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।